आज के इस खास विश्लेषण में फाइनेंशियल मार्केट्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर पर्दा उठने वाला है। अक्सर लगता है ना कि मार्केट अपनी मर्जी से चलता है, अचानक से भारी उतार चढ़ाव आ जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सब एक बहुत ही सोची समझी चाल का हिस्सा हो? आज उन बड़े संस्थानों और खिलाड़ियों की स्ट्रैटेजीज को डिकोड किया जाएगा जो पर्दे के पीछे से पूरे मार्केट की दिशा तय करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 20वीं सदी के महान टेक्निकल एनालिस्ट रिचर्ड वाइकॉफ ने एक बहुत ही पावरफुल विचार सामने रखा था। उनका मानना था कि मार्केट के इस शोरगुल को समझने के लिए ये कल्पना करनी चाहिए कि कोई एक शक्तिशाली इकाई, कोई एक ही व्यक्ति पर्दे के पीछे बैठकर सारे तार हिला रहा है। उन्होंने इसे एक रहस्यमय नाम दिया, कंपोजिट मैन। और सच मानिए, सिर्फ ये एक विचार ही ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। तो आखिर ये कंपोजिट मैन है कौन? असल में ये बड़े संस्थानों, फंड मैनेजर्स और स्मार्ट मनी का एक सम्मिलित रूप है। एक ऐसी ताकत जो मार्केट में अपनी चालें रातों रात नहीं चलती। इनकी हर चाल, चाहे खरीदारी हो या बिकवाली, एक बहुत ही सावधानी से बनाई गई लंबी योजना का हिस्सा होती है। मार्केट में मुनाफा कमाने के लिए इन स्मार्ट मनी के बिछाए जाल में फंसने के बजाय उनके इस खेल को समझना और उनके साथ साथ चलना सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए इस चर्चा का रोड मैप समझ लेते हैं। पहले मार्केट के 3 नियमों पर बात करेंगे, फिर देखेंगे मार्केट के 4 चरण, उसके बाद समझेंगे कि वॉल्यूम आखिर सबसे ज्यादा मायने क्यों रखता है, और अंत में बेहतरीन वॉल्यूम इंडिकेटर्स पर नजर डालेंगे। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, मार्केट के 3 नियम। ये वो बुनियादी और व्यवहारिक सिद्धांत हैं जिनके आधार पर कंपोजिट मैन अपना सारा काम करता है। पहला नियम बहुत ही सीधा है, सप्लाई बनाम डिमांड। मार्केट की हर कीमत इसी से तय होती है। याद है जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, अचानक सबको फेस मास्क चाहिए थे। डिमांड आसमान छू रही थी, लेकिन सप्लाई बहुत कम थी। नतीजा, एक साधारण सा मास्क भी 100 रुपए में बिकने लगा। लेकिन जैसे ही महामारी का असर कम हुआ और प्रोडक्शन बढ़ा, सप्लाई बढ़ गई और डिमांड घट गई। वही मास्क वापस 50 रुपए पर आ गिरा। शेयर बाजार भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। यहां भी सब कुछ सप्लाई और डिमांड का ही खेल है। दूसरा नियम है कारण और प्रभाव, यानी कॉज एंड इफेक्ट। जब स्मार्ट मनी किसी शेयर को चुपचाप महीनों तक खरीदती है तो मार्केट एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ दिखता है। इसे कारण कहा जा सकता है। इसे एक स्प्रिंग को दबाने जैसा समझिए। स्मार्ट मनी जितना ज्यादा समय स्प्रिंग को दबाने में लगाती है, मार्केट में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा जमा होती है। और जब यह कंसोलिडेशन टूटता है तो जो प्रभाव निकल कर आता है वो एक बहुत ही आक्रामक, तेज और न रुकने वाले भारी ट्रेन के रूप में सामने आता है। और अब तीसरा नियम, जो मार्केट की सबसे बड़ी चालों को बेनकाब करता है, प्रयास बनाम परिणाम, यानी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। जरा इस अहम सवाल पर विचार कीजिए, क्या होता है जब मार्केट में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा हो, करोड़ों शेयरों का लेन देन हो रहा हो, यानी भारी प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन कीमत अपनी जगह से मुश्किल से ही हिल पा रही हो। अब जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि इस सिद्धांत को एक छात्र की परीक्षा के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट 80 मार्क्स के लिए दिन रात मेहनत करता है। अगर वो 80 मार्क्स ले आता है तो प्रयास और परिणाम मेल खाते हैं, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन क्या हो अगर मेहनत तो 80 मार्क्स की पर आए सिर्फ 60? इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कोई विसंगति है। ट्रेडिंग में भी ठीक ऐसा ही होता है। जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो लेकिन प्राइस बहुत छोटी सी रेंज में ही सिमट कर रह जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपोजिट मैन उस पूरी सप्लाई को सोख रहा है। ये एक बहुत बड़े छिपे हुए रिवर्सल का स्पष्ट संकेत होता है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं मार्केट के 4 चरण, यानी वो साइकिल जिसमें कंपोजिट मैन अपना ऑपरेशन चलाता है। मार्केट हमेशा इन्हीं 4 चरणों में घूमता है। सबसे पहले आता है एक्यूमुलेशन, जहां कीमतें नीचे होने पर बड़े खिलाड़ी बिना किसी शोरगुल के बहुत ही खामोशी से सस्ते शेयर जमा करते हैं। जब पर्याप्त शेयर खरीद लिए जाते हैं तो आता है मार्कअप फेज, जहां सप्लाई कम होने से कीमतें पूरी तेजी से ऊपर भागती हैं और आम जनता आकर्षित होती है। इसके बाद शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जहां यही स्मार्ट मनी अपना खरीदा हुआ माल ऊंचे दामों पर उन लोगों को बेचती हैं जो इस तेजी में देरी से आए हैं। और अंत में आता है भयंकर मार्कडाउन, जहां कोई खरीदार नहीं बचता, सप्लाई हावी हो जाती है और कीमतें पूरी तरह से क्रैश हो जाती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह चक्र इतनी सरलता से नहीं चलता। कंपोजिट मैन रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बड़े बड़े जाल बिछाता है। एक्यूमुलेशन के दौरान जानबूझकर सपोर्ट लेवल को तोड़ा जाता है, जिसे स्प्रिंग कहा जाता है। ये एक बिल्कुल नकली ब्रेकडाउन होता है। इसे देखकर ऑम ट्रेडर्स डरकर माल बेच देते हैं और स्मार्ट मनी वही सस्ते शेयर लपक लेती है।
डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान इसका बिल्कुल उल्टा होता है, एक नकली ब्रेकआउट जिसे अपथ्रस्ट कहते हैं। लोगों को लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा तो वे ऊंचे दाम पर खरीदते हैं और स्मार्ट मनी उन्हें माल थमाकर निकल जाती है। यहाँ मुख्य लक्ष्य हमेशा भीड़ को भविष्य की दिशा के बारे में गुमराह करना होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर। वॉल्यूम सबसे ज्यादा मायने क्यों रखता है? यही वो इकलौता सच्चाई बयां करने वाला टूल है जो कंपोजिट मैन की चालों का पर्दाफाश करता है। देखिए, कई ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस बेस्ड इंडिकेटर्स पर निर्भर रहते हैं, लेकिन यहां इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। अगर वॉल्यूम की तुलना आरएसआई से की जाए तो आरएसआई ये बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, लेकिन एक बहुत ही मजबूत ट्रेंड में आरएसआई कई बार रिवर्सल के झूठे सिग्नल दे सकता है, जबकि मार्केट लगातार ऊपर जाता रहता है। यहां वॉल्यूम सच्चाई बताता है। अगर प्राइस बढ़ रही है, आरएसआई पीक पर है और उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस रैली में असली ताकत है और स्मार्ट मनी अभी भी आक्रामक रूप से इसमें शामिल है। और मैकडी का क्या? मैकडी भी एक बहुत ही लोकप्रिय इंडिकेटर है, लेकिन चूंकि ये पुरानी ऐतिहासिक कीमतों के एवरेज से बनता है, इसलिए ये हमेशा मार्केट से एक कदम पीछे यानी लैगिंग रहता है। इसके विपरीत वॉल्यूम रियल टाइम में हो रही असली गतिविधि है। कई बार जब मार्केट में ट्रेंड बदलने वाला होता है तो मैकडी के क्रॉसओवर देने से बहुत पहले ही रॉ वॉल्यूम में आई गिरावट या उछाल मार्केट का असली मूड स्पष्ट कर देती है। वॉल्यूम से वो शुरुआती एज मिलती है जो बाकी इंडिकेटर्स नहीं दे सकते। और ये बात एक उदाहरण से बहुत ही शानदार तरीके से साबित होती है। कल्पना कीजिए कि एक रोमांचक फुटबॉल मैच चल रहा है। अगर कोई टीम एक बिल्कुल खाली स्टेडियम में गोल करती है तो उसका प्रभाव कुछ खास महसूस नहीं होता, लेकिन वही गोल जब खचाखच भरे स्टेडियम में होता है और हजारों दर्शक एक साथ खुशी से दहाड़ उठते हैं, तो उस पल की गूंजती हुई ऊर्जा को झुटलाया नहीं जा सकता। ट्रेडिंग में भी ठीक ऐसा ही होता है। भारी वॉल्यूम के साथ आने वाला कोई भी प्राइस ब्रेकआउट मार्केट की उसी दहाड़ की तरह है। ये उस मूवमेंट में बड़े खिलाड़ियों के पक्के विश्वास को दर्शाता है। तो चलिए अब चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर्स के साथ ट्रैकिंग। ये वो सटीक टूल्स हैं जो स्मार्ट मनी के पदचिन्हों को चार्ट पर उजागर करते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ कच्चे डेटा को देखना ही काफ़ी नहीं है। ये खास इंडिकेटर्स उस डेटा को एक एक्शनेबल स्ट्रैटेजी में बदल देते हैं। पहला है VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए एक एवरेज कीमत का काम करता है। वे अक्सर इसी लेवल के आसपास अपने बड़े सौदे करते हैं। दूसरा है OBV यानी ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ये क्यूमुलेटिव वॉल्यूम को ट्रैक करके ये बताता है कि खरीदार हावी हैं या विक्रेता। और तीसरा है PVT प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड, जो ना सिर्फ दिशा बल्कि उस मूवमेंट की तीव्रता को भी मापता है, जिससे पता चलता है कि मौजूदा ट्रेंड में कितना दम बाकी है। डेटा का स्रोत समझना भी उतना ही जरूरी है। एसेट क्लास के आधार पर वॉल्यूम का डेटा अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज जैसे NYSE या नैस्डैक में ट्रेड किए गए हर एक शेयर का सटीक हिसाब होता है, जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट डेटा देता है। दूसरी तरफ फॉरेक्स जैसे बाजारों में कोई एक सेंट्रल एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए वहां टिक वॉल्यूम देखा जाता है, यानी कीमत कितनी बार बदली। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, ताकि हर मार्केट के स्ट्रक्चर के अनुसार सही तरीके से एनालिसिस किया जा सके। इन सारी बातों को समझने के बाद यकीन मानिए, मार्केट की हलचल अब कभी पहले जैसी नहीं दिखेगी। कंपोजिट मैन के इन छिपे हुए नियमों, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जालों और वॉल्यूम के इस स्पष्ट खेल को गहराई से जानने के बाद अब एक बुनियादी सवाल पूछने का समय आ गया है। अब तक जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जा रही थी, क्या वो असल में स्मार्ट मनी के साथ कदम मिलाकर चल रही थी, या अनजाने में ही एक ऐसे शक्तिशाली प्रवाह के खिलाफ लड़ने की कोशिश की जा रही थी जिसका जीतना पहले से ही तय है? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।